नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे हम मनोविज्ञान साइकोलॉजी की बात करेंगे। क्लास नंबर फर्स्ट है, पार्ट नंबर पहला है बाय जायसवाल सर। इस पार्ट में हम टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे और पार्ट वाइज आपके, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, टीटी एग्जाम को फतेह करना है, तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी का पार्ट, सीडीपी पेडागोजी का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शिक्षा शास्त्र का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये टॉपिक जिसने कवर कर लिया वो आल यहाँ पे जो 125 प्लस का यहाँ पे स्कोर है आउट ऑफ 150 में से, वो आराम से आप लोग क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि सभी आज सब्जेक्ट में जो पांचों सब्जेक्ट होते हैं आपके, उनमें सभी में जो है सीडीपी अर्थात मनोविज्ञान साइकोलॉजी पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करेंगे। 20 प्रश्न करेंगे और इसके पहली क्लासेस चल रही है, आई बटन पर लिंक दे दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। प्रश्न दे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी को प्रभावित करता है। बाह्य अभिप्रेरणा, संयोजन का स्तर, दृढ़ता हो गया, सहोदर, प्रतिद्वंद्विता की बात करेंगे। तो ऐसा कारक जो गणित विषय को प्रतिभाशाली विद्यार्थी को प्रभावित करता है वह कारक दृढ़ता कहलाता है, क्योंकि गणित विषय दे दिया गया। ठीक है, तो गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो प्रभावित करता है वह दृढ़ता से हो जाएगा। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है आप लोग बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, श्रीमान है। जायसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। दूसरा प्रश्न है, अभिप्रेरणा का जो स्तर होता है वह उच्च जब कार्य कठिन होता है, उच्च जब कार्य समान प्रकृति का हो, निम्न जब कार्य कठिन हो, या निम्न जब कार्य रुचिकर हो। देखिए, अभिप्रेरणा मोटिवेशन कब हो सकता है, तो उच्च कार्य, जब उच्च कार्य क्या होता है, समान प्रकृति में होता है। कोई भी उच्च कार्य समान प्रकृति में होता है, ना हड़बड़ाहट में हो, नहीं है, ना ही प्रतिद्वंद्विता में हो। तो जब उच्च कार्य समान प्रकृति का हो वह हमारा अभिप्रेरण का स्तर कहला जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आपका तीसरा प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। देखिए, अभिप्रेरणा के भी कई प्रकार होते हैं और इसमें आपको बताना प्राकृतिक। देखिए, प्राकृतिक अभिप्रेरणा की बात करते हैं तो जो प्यास है, जो जन्म से, जब बच्चा पैदा होता है जन्म से ही ये अभिप्रेरणा होते वह कहलाती प्राकृतिक, जिसे हम कहते हैं नेचुरल। ठीक है, तो प्यास हो गया और भूख हो गया, सुरक्षा हो गया। ठीक है, ये हम कह सकते हैं प्राकृतिक अभिप्रेरण के उदाहरण हैं। लेकिन प्रतिष्ठा जो होती है, ठीक है, मान सम्मान प्रतिष्ठा, ये आपने सुना होगा प्रतिष्ठा शब्द, तो जो प्रतिष्ठा शब्द होता है ये प्राकृतिक अभिप्रेरणा का नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है। देखिए, प्रेरणा की भी विधियाँ होती हैं। आप जानते हैं, रुचि उत्पन्न करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, प्रशंसा करना। ये देख आपके क्या है, पॉजिटिव है, सकारात्मक, तीनों दे दिया गया है। तो ये प्रेरणा जो है कौन सी प्रेरणा का विधि नहीं है, तो रुचि उत्पन्न करना यह प्रेरणा की विधि है। प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, क्योंकि प्रतियोगिता होगी तो प्रतियोगिता होगी भैया जब, तो वहाँ आप लोग, ये प्रतियोगिता ही तो हो रही है। ठीक है, टीटी एग्जाम हो रहा है, यहाँ पे प्रतियोगिता हो रही है, सब लोग अव्वल आने की कोशिश करते हैं। तो अव्वल आने के लिए आप लोग क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। ये भी प्रतियोगिता की भावना भी उत्पन्न होती है और प्रशंसा करना। ठीक है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन करना, अब ये अकॉर्डिंग टू आप करता है कि आप किस व्यवहार में हैं। ठीक है, तो प्रेरणा की विधि जो है व्यवहार में परिवर्तन करना प्रेरणा की विधि नहीं कहलाती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता कौन है। प्रोफेसर हल हैं, फ्रायड हैं, अब्राहम मैस्लो हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत की बात की जाती है तो प्रोफेसर हल की बात की जाती है। पहला ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। नोट्स PDF फाइल फ्री में प्राप्त कीजिए। आज ही टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक दे दी गई है। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार को सर्च कीजिए और शिक्षकों के परिवार से जुड़िए। अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, अपनी तैयारी को जो स्पीड है, तेज है, वह दुगनी रफ्तार कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन का रास्ता आसान तभी हो सकता है जब आप सभी कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझ के साथ पढ़ सकेंगे। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक का उदाहरण है। तो सभी लोग जानते हैं, ये चीज़ समझ लेना, अभिप्रेरणा, ठीक है, अभिप्रेरक, ये शब्द थोड़ा समझना बहुत ही जरूरी है। थोड़े थोड़े शब्द हैं और इनके अर्थ अलग हो जाता है।
तो अभिप्रेरक का उदाहरण जो कहलाता है वह कहलाता है उच्च कोटि का गायक बनने की इच्छा। आपके अंदर जो अभिप्रेरक है यानी उच्च कोटि का गायक बनने की इच्छा आपकी है। देखिए दांत का दर्द कोई अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं होता। दोपहर के भोजन के बाद सोने की आदत ये अभिप्रेरक नहीं होता है। काल करे सो आज करे सो अब यह आदत। ठीक है, आपने कहावत सुनी होगी, काल करे सो आज करे सो अब, ये आपने ठीक है सुना होगा। तो ये जो चीज़ें तीनों दी गई हैं, तीनों ऑप्शन अभिप्रेरक के उदाहरण नहीं है, लेकिन अभिप्रेरक का जो उदाहरण कहलाता है वह उच्च कोटि का गायक बनने की इच्छा की बात करते हैं। आइए बात करेंगे 7वें प्रश्न की जो स्क्रीन पर आ चुका है। साथियों, इनमें से कौन सा जन्मजात प्रेरक है? एक प्रश्न आएगा, जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक। ठीक है, दो चीज़ें समझ लेना है। देखिए भूख प्यास जो दर्द होता है, जब भी बच्चा पैदा होता है, रोता है, चिल्लाता है, ठीक है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, दर्द भी होता है, तो ये हमारे जन्मजात प्रेरक का ग्रुप कहला जाएगा। ठीक है, और ये जो काम शब्द है ये जन्मजात नहीं होता है। भूख प्यास काम ये तो आपकी आवश्यकता के अनुसार होता है। भूख उत्सुकता जो सृजनात्मकता होती है। ठीक है, भूख तो सभी में दिया गया है, भूख और प्यास जो ये दिए गए हैं ये सही है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये हमारे जन्मजात नहीं होते, लेकिन पहला जो ग्रुप है भूख प्यास दर्द ये जन्मजात प्रेरक कहलाते हैं। देखिए प्रेरक के प्रकार, प्रेरक जो होता है पहला होता है जन्मजात प्रेरक, और ये प्रेरक व्यक्ति के उनसे पाया जाता है। किन में पाया जाता है जन्मजात प्रेरक में? आपका आता है एक अर्जित प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक और जैविकी प्रेरक और मनोवैज्ञानिक प्रेरक। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। एक्वायर्ड मोटिव की बात करेंगे, नेचुरल मोटिव्स की बात करेंगे, ठीक है, आर्टिफिशियल मोटिव्स की बात करेंगे, कृत्रिम प्रेरक जिसे हम कहते हैं, और जैविकी प्रेरक की बात करेंगे, एंड मनोवैज्ञानिक प्रेरक की बात करेंगे, साइकोलॉजिकल मोटिव्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये होता है, और अंतिम होता है सामाजिक प्रेरक, सोशल मोटिवेज की बात करेंगे। 8वां प्रश्न साथियों स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? अभी हमने क्या पढ़ा भैया? हमने पढ़ा कि नींद भूख प्यास, जब बच्चा पैदा होता है तो सोता भी है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन आदत जो है बच्चा आवश्यकता अनुसार हमारी आदतें बदलती रहती हैं। हमारी आदत क्या है? अभी जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती पढ़ने की आदत है, मेहनत करने की आदत है। जब जॉब मिल जाएगी तो जॉब में जो वर्क कार्य दिया जाएगा उसमें फिर आदत बन जाती है। जैसे जैसे हम ठीक है आगे आवश्यकता पड़ती जाती है, जीवन में बढ़ते जाते हैं, आदत बदलती जाती है। तो आदत जो शब्द है ये जन्मजात प्रेरक पर आपका नहीं आएगा। अगला प्रश्न, मैस्लो ने कितनी मूल आवश्यकताएं बताई? जी हाँ, अब्राहम मैस्लो की बात करते हैं, इन्होंने मूल आवश्यकताएं बताई हैं और इन्होंने टोटल 5 मूल आवश्यकताएं बताई हैं। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपके अंदर प्रश्न उठता है कि ये 5 मूल आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? तो पहला है आपका शारीरिक मूल आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, सुरक्षा की आवश्यकता होती है, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, प्यार एवं संबंधों की आवश्यकता, नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंग की बात करेंगे, आत्मसम्मान की आवश्यकता, सेल्फ रिस्पेक्ट रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, और आत्मबोध सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करेंगे। आइए बात करेंगे 10वें प्रश्न की जो स्क्रीन पर है। 10वां प्रश्न, इनमें से किसके अभाव में जो है प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती है? यानी जो अभाव मतलब होता है कमी, उपस्थित ना होना। तो किसके अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया संबंध जो है आरंभ नहीं हो सकती है? प्रेरणा की अभिप्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा आवश्यकता। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए प्रेरणा की प्रक्रिया कैसे होती है? हमारी आवश्यकता के अनुसार, जो हमारी आवश्यकता है उस पर हम मोटिवेशन होते हैं, उस लाइन पे जाते हैं। तो प्रेरणा की जो प्रक्रिया आरंभ होती है वह आवश्यकता के अनुसार होती है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, 11वां प्रश्न दिया गया है। जब शिशुओं में लंबे समय तक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती है तब निम्न में से किस भावना का विकास होता है? प्रश्न को समझ लीजिए, आधा प्रश्न उत्तर आपने वहीं पर निकाल लिया होता है। तो जब शिशुओं बच्चों में जो है लंबे समय तक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती है, लंबे समय तक कोई भी बच्चा हो मांग कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, और उससे काफ़ी समय बाद तक जो है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जाती है, इनमें से जो किस भावना का विकास हो जाता है? तो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से क्या होता है? अविश्वास हो जाता है। अविश्वास होता है बच्चों में, विश्वास ही नहीं रह जाता है। ठीक है, तो अविश्वास बच्चों में पैदा हो जाता है कि मैं मांग कर रहा हूँ और मुझे नहीं मिल रहा है।
प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ क्या होता है? तो प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ होता है प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रेरणा मोटिवेशन। ठीक है, तो वैसे हम प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे हमारी आवश्यकता होती है, मोटिवेशन की बात करेंगे, उसी पर मोटिवेट भी होते हैं। भूख क्या होती है? ठीक है, सब कुछ पेट के लिए किया जाता है। भगवान ने एक ऐसा बना दिया है जो हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे पर वर्क करते हैं, कोई खाली नहीं बैठ सकता। यहाँ तक एक जीव, छोटा छोटा जीव चींटी भी खाली नहीं बैठ सकती है, अपने भोजन के लिए इधर उधर तलाशती रहती है। भूख एक ऐसा बनाया गया है। तो भूख जो होता है, भूख यह अंतर्नोद कहलाता है। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी एक व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सी एक प्रेरणा दी जाती है? तो अब देखिए, आप सभी की अगर बात करें, अगर आप स्वयं हैं और आपको जो है सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु जो प्रेरणा देता है वह होता है स्वीकृत प्रेरक। भाई यहाँ पे क्या किसकी बात कीजिए? स्वीकृत कार्य करने हेतु प्रेरणा की बात कर रहे हैं, तो स्वीकृत ही प्रेरक हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है। यह कथन किसका है? वैलेंटाइन, गिलफोर्ड, जीन पियाजे जी, स्किनर। आपको पता है पूरे 150 क्वेश्चन में से 5 से लेके 6 नंबर तक जो है पूरे 150 क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके स्टेटमेंट, परिभाषा, कथन से पूछा ही जाता है और इनमें कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा होता है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है, यह कथन हो जाएगा गिलफोर्ड का। देखिए, कथन स्टेटमेंट जब भी पढ़ते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि हम क्या है, कथन 20, 25, 30 लगातार पढ़ लेते हैं, ऐसे में याद नहीं होता है। कथन को 3, 4, 5 कथन अधिक से अधिक एक बार में, ठीक है, इतने कथन पढ़ें तो वो आपको याद रहेगा। ज़्यादा कथन पढ़ लेते हैं तो फिर क्या हो, कहते हैं ना, खिचड़ी बन जाती है, सब मिक्स हो जाता है, फिर एग्जाम में, ठीक है, याद ही नहीं रहता कि कौन किसका कथन है। तो 3, 4, 5 कथन पढ़िए, लिखिए। ठीक है, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन टॉपिक पढ़िए, इसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक लेने के बाद फिर दूसरे कथन, परिभाषाएं पढ़िए, तो आप लोग आसानी से उनको याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने माइंड पर रिसीव कर पाएंगे। अगला प्रश्न, श्रृंखला अधिगम किससे संबंधित होता है? देखिए, जब भी श्रृंखला अधिगम का जिक्र होता है, गैने महोदय जी का नाम सिरोपरि आ जाता है। जी हाँ साथियों, श्रृंखला अधिगम गैने से संबंधित है। गैने द्वारा प्रतिपादित शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, एक है आंतरिक परिस्थितियाँ, दूसरी है बाहरी परिस्थितियाँ। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम यह थर्नडाइक के यांत्रिक अनुबंधन की तरह होता है। और शाब्दिक साहचर्य में क्या होता है? इस प्रकार के अधिगम में 2 शाब्दिक अनुक्रिया क्रम की व्यवस्था की जाती है। प्रश्न आ सकता है कि शाब्दिक साहचर्य में किस प्रकार के अधिगम में कितने जो है अनुक्रिया क्रम की आवश्यकता होती है? तो शाब्दिक अनुक्रिया क्रम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, वीवीआईपी प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, 1 नंबर को बढ़ाने वाला प्रश्न है आपका, कि थर्नडाइक का सिद्धांत माना जाता है। देखिए, जब भी थर्नडाइक का जिक्र होता है, थर्नडाइक मनोवैज्ञानिक का जिक्र होता है, बिल्ली की बात की जाती है। थर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। ठीक है, अनेकों प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तो थर्नडाइक का सिद्धांत जो माना जाता है वह माना जाता है संयोजनवाद का सिद्धांत। अगर प्रश्न आ जाता है कि संयोजनवाद का सिद्धांत है, तब आपका जवाब, तब आपका फीडबैक, आंसर एक ही होना चाहिए। थर्नडाइक मनोवैज्ञानिक की बात करेंगे। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक कौन सा होता है? इच्छा शक्ति हो गया, अभ्यास हो गया, तत्परता हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया। देखिए, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ठीक है, शिक्षक बंधु हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो साथियों, अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक, आपसे संबंधित कारक क्या हो सकता है? इच्छा शक्ति, अभ्यास, तत्परता, प्रस्तुतिकरण। तो शिक्षक से संबंधित कारक होता है प्रस्तुतिकरण। जी हाँ साथियों, एक या अदर ऑप्शन अगर दिया रहेगा कि विषय सामग्री में निपुणता हासिल करना, ये भी शिक्षक से संबंधित जो है आपका कारक है। क्या है? एक प्रस्तुतिकरण है और दूसरा है विषय सामग्री में निपुणता हासिल करना। ये भी ऑप्शन आएगा, तो ये भी ऑप्शन आपको सही कर लेना है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है, यह कथन स्टेटमेंट संबंधित है तत्परता के नियम से, प्रभाव के नियम से, अभ्यास के नियम से, या सभी से। देखिए, जो अगर ऐसे संबंधित वाले कथन आते तो बहुत ही इजीली होता है। ठीक है, कैसे इजीली होता है? अब देखिए, प्रश्न दे दिया गया कि सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं होती। आपकी सफलता किस में है? सिलेक्शन में है, तो आपको सिलेक्शन मिल जाता है, इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है आपके लिए? तो ये जो कथन होता है, ये क्या होता है? प्रभाव डाल रहा है, प्रभाव का नियम हो जाता है। ठीक है, सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं है। क्या हो? एक प्रभाव हमें करता है, हम पर यह प्रभाव डालता है, किसी व्यक्ति पर प्रभाव डालता है, सामने बैठे वाले व्यक्ति पर प्रभाव डालता है।
तो सफल होने से बढ़कर कोई सफलता नहीं, ये कथन आपके प्रभाव के नियम का हो जाएगा। और ये बता देता हूँ, जो थर्नडाई के 3 नियम दिए गए हैं, मुख्य नियम, तत्परता, प्रभाव और अभ्यास का नियम, इनमें से संबंधित उदाहरण एक प्रश्न जरूर आ जाता है, तो ये ध्यान देना है उदाहरण को क्या क्या कैसे समझ लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है व्यक्तित्व विभिन्नताओं का कारक नहीं है। देखिए आप लोग जानते हैं आनुवंशिकता, वातावरण, भाषा, प्रजाति। देखिए ऐसा कारक जो व्यक्तित्व भिन्नताओं का कारक नहीं, आनुवंशिकता व्यक्तित्व भिन्नताओं का कारक, हमारे और आप में जो विभिन्नता है वह आनुवंशिकता के कारण भी है, वातावरण के कारण है और प्रजाति के कारण भी होती, लेकिन भाषा के कारण जो है आपकी व्यक्तित्व भिन्नताएं नहीं होती। व्यक्तित्व भिन्नताएं आनुवंशिकता, वातावरण और प्रजाति के अनुसार होती। तो यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है, तो नेगेटिव हमारा भाषा हो जाए। अब बात करेंगे मॉक क्वेश्चन की। इस क्लास का मॉक क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम कई भूमिका होती है, और कई भूमिका में आपका नामांतर की है, महत्वपूर्ण है, आकर्षक भूमिका है या पूर्वान्वयी की बात करेंगे। तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो भूमिका होती किस प्रकार होती है, आपको कमेंट करके बताना है, आपको फीडबैक करके बताना है। साथ ही साथ इस पार्ट में हमने जो 20 क्वेश्चंस किए हैं, इनमें आपका स्कोर क्या है, आपका फीडबैक क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। और अगली तैयारी के लिए, अगले क्लास के लिए, ऑल सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आउट ऑफ 150 में से 125 प्लस की तैयारी के लिए क्लास डेली चल रही है, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। आज सब्जेक्ट के बेहतरीन तरीके के साथ प्रिपरेशन करना है, उन प्रश्नों को करना है जो अभी तक पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को करना है जो आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को करना है जो संभावित प्रश्न बनते हैं। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।